हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएसटी लॉकडाउन सीरीज एपिसोड नंबर 5 में मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट्स है या फिर प्रोफेशन है? ठीक है, तो देर ना लगाते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइंस के बारे में। साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जर्नल ट्रूथ। जी बिल्कुल, जर्नल ट्रूथ के बारे में बात हो रही है। तो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि ऐसी नॉलेज जिसका सर पैर हो। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दो तो वो नॉलेज कहलाती है। नॉलेज वही कहलाती है जिसका कोई लॉजिक हो। ठीक है, और वो एक्सप्लेन करता हो जर्नल ट्रुथ को। जर्नल ट्रुथ का मतलब क्या है कि हर जगह जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस नॉलेज, ये सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज के हिसाब से हम जो भी एक ट्रुथ के बारे में बता रहे हैं वो जर्नल है, हर जगह है, वैलिड है, यूनिवर्सल है। ठीक है, तो ये सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि वो नॉलेज जो हमें कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताती हो। जैसे जैसे कि अगर हम आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा। ठीक है, तो कॉज क्या है? आग। और इफेक्ट क्या है उसका? हाथ जलना। ठीक है, तो ये क्या है? एक परफेक्ट नॉलेज है जो कि एक जर्नल ट्रुथ भी है। चाहे आप इंडिया में ऐसा करो, चाहे आप अमेरिका में जाकर ऐसा करो, होना तो यही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? ये चीज़ें कहलाती है साइंस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि हम साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ क्यों रहे हैं? जी भैया, हमें ये देखना है कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। तो मैनेजमेंट को हम साइंस तब कह पाएंगे जब साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के अंदर दिखाई देंगे। गॉट इट? तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कि अभी हमने देखा कि कॉज और इफेक्ट हमें पता चल जाए, जिससे ऐसी नॉलेज को हम सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज कहते हैं। हाँ जी। फिर दूसरा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब जो भी हम साइंस के अंदर प्रिंसिपल्स देखते हैं, जैसे हमने न्यूटन के लॉ पढ़े हैं 9th क्लास के अंदर, साइंस के अंदर आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो वो क्या है? वो एक प्रिंसिपल है और कैसे हुआ उसके पीछे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था। और फिर तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिवर्सल वैलिडिटी। हाँ जी, यूनिवर्सल वैलिडिटी। जैसा कि मैंने बताया, यूनिवर्सल मतलब हर जगह वैलिड होनी चाहिए, उसी चीज़ को हम साइंस बोलेंगे। हम उस चीज़ को साइंस नहीं बोल सकते जो यहाँ पर एप्लीकेबल हो, वैलिड हो, और दूसरी जगह जाए तो वैसा हो ना। ठीक है, तो हर जगह वो चीज़ होनी चाहिए। जैसे आग से जलते हैं। ठीक है, अगर आप जैसे हम ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं, तो ये एक लॉ क्यों बना, ये साइंस क्यों है? क्योंकि ये यूनिवर्सली वैलिड है हर जगह पर। अगर मैं यहाँ पे दिल्ली में अगर एक बॉल को थोड़ी ऊंचाई से नीचे फेंकूंगा तो वो नीचे ही गिरेगी। और अगर मैं स्विट्जरलैंड में जाऊंगा और एक बॉल को थोड़ी सी ऊंचाई से नीचे फेंकूंगा तब भी वो नीचे ही गिरेगी। दैट मीन्स कि ये एक यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए हम ऐसी चीज़ों को साइंस बोलते हैं। तो इस तरह कोई भी कॉन्सेप्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइंस बोलेंगे। तो आई होप आपको साइंस के कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए होंगे। ओके, नाउ टेस्ट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को ज़रा टेस्ट करते हैं, और ये शॉर्ट फॉर्म में यही लिखा हुआ है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। ओके, तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि भाई जो हमारी नॉलेज है वो कैसी होनी चाहिए? वो कुछ थ्योरी के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, और मैनेजमेंट के अंदर ऐसे प्रिंसिपल हैं। ठीक है, आने वाली वीडियोस में वो प्रिंसिपल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ऐसे प्रिंसिपल्स भी हैं। मैनेजमेंट के बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने बहुत मेहनत करी और एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज बनाया मैनेजमेंट को। ठीक है, और अगर हम इसके दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, तो पहला तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स था साइंस का, वो मैनेजमेंट में भी पाया जाता है। अगर आगे देखें तो फिर क्या है? प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अच्छा जी, तो भाई बहुत सारी लेबर करी, ये जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे इन्होंने बहुत सारी मेहनत करी, उसके बाद जाकर के इनको पता चला कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो सही है। यानी इन्होंने पहले ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद जाके हमने उसको प्रिंसिपल बनाया। ओके ओके, चलिए यूनिवर्सल वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं। अब मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि वैलिडेशन के मामले में हर जगह ऐसी नहीं है। मैंने आपको बताया यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब एवरी टाइम एंड इन एवरी सिचुएशन वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाए, तो वो यूनिवर्सल वैलिडिटी कहलाती है। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये हो तो हर जगह जाता है, लेकिन फिर भी
कई बार क्या होता है कि इसके अंदर थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसीज आती हैं, कमियां आती हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये पूरी तरह से हम जो यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई क्वेश्चन मार्क आ जाता है, कहीं कहीं हो जाता है, कहीं कहीं नहीं होता, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकल के आता है? कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज परफेक्ट साइंस, ये परफेक्ट साइंस नहीं है। बेटर टू कॉल इट, इसको ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर हम बोले ये एक तरह की अप्लाइड साइंस है, इन एग्जैक्ट साइंस है, या फिर कहें सॉफ्ट साइंस है, ठीक है। सॉफ्ट साइंस इन एग्जैक्ट मतलब हर बार बिल्कुल एग्जैक्टली काम नहीं करती। अगर मैंने एक सिचुएशन आई और मुझे एक काम करना था, तो मैंने अपने सारा तरीका मैनेज करके सारे काम फिर उसको किया और वो हो गया। ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसी सिचुएशन आए और मैं मैनेज करूँ और फिर से वो काम उसी तरीके से उतना ही बढ़िया हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इसको हम परफेक्ट साइंस नहीं बोल सकते। अब आगे चलते हैं। अब बारी है आर्ट्स के बारे में पढ़ने की। तो सबसे पहले देखते हैं आर्ट्स क्या होती है, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और फिर देखेंगे मैनेजमेंट में आर्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते, फिर कंक्लूजन निकालेंगे। ओके, तो आर्ट्स क्या होती है? आर्ट्स मीन्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। हाँ जी, यानी ये एप्लीकेशन, यानी अगर साइंस सिर्फ बातें बताती थी तो ये बोलती है करके बताओ, एप्लीकेशन है ये, ठीक है। और एग्जिस्टिंग नॉलेज का मतलब यहाँ पे साइंस से ही है, यानी जिस चीज़ के पीछे साइंस है उस साइंस को अप्लाई करो, जो साइंस हमें बता रही है उसको अप्लाई करो स्किलफुली, ठीक है, और वो काम करके दिखाओ, और उस काम के करने को ही हम आर्ट बोलते हैं, है ना। ओके, तो करेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब देखें जरा, पहला क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज, कि भाई आर्ट्स तभी आप कर पाओगे, आर्ट आप अपनी तभी दिखा पाओगे जब कोई पहले से ही एग्जिस्टेंस में हमारे पास थियोरिटिकल नॉलेज होगी, ठीक है। ओके, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पर्सनलाइज एप्लीकेशन। आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसकी एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, यानी पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है। वैरी का मतलब कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई कुकिंग करता है, कोई शेफ़ है, तो सेम मसाले सेम सब्जी एक शेफ़ बनाएगा और सेम मसाले से सेम सब्जी से दूसरा शेफ़ भी वही डिश बनाएगा, तो दोनों के स्वाद में फ़र्क हो सकता है। यानी साइंस सेम थी, जो एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज था वो सेम था, फिर भी जब क्या कहते हैं उसको प्रैक्टिकली किया गया उसमें डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो यानी जैसे ही इंसान चेंज हुआ तो उसके काम करने का तरीका बदल सकता है, लेकिन उसके पीछे की साइंस फिर भी शायद सेम रहे, लेकिन काम चेंज हो जाता है। तो ये क्या है? एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। ओके, थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब जैसे कि मैंने शेफ़ के बारे में बात की ही है, कुकिंग के बारे में बात की है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई नया नया शेफ़ होता है तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है, और धीरे धीरे चीज़ें सीख सीख कर वो इतनी प्रैक्टिस कर लेता है, इतना क्रिएटिव हो जाता है कि उससे आगे चल कर के बहुत सारे काम हो पाते हैं। जैसा कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडिया के सबसे मशहूर शेफ़ जो हैं वो है संजीव कपूर। तो उन्होंने इतने टाइम से कुकिंग करी, इतना एक्सपीरियंस है उनको, तो उनकी प्रैक्टिस, उनकी क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा है कि उनके जो अब काम होते हैं बहुत स्किलफुली, बहुत सही होते हैं, ठीक है। और खैर बात करनी ही बेकार है इतने टैलेंटेड इंसान के बारे में, उन पे तो शक किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। ओके ओके, अब देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट के अंदर ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे जो आर्ट्स के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज के बारे में बात करते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें कुछ थियोरेटिकल नॉलेज के बारे में, तो भाई मैंने अभी जैसा कि साइंस के टाइम पे भी आपको बताया कि मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी मेहनत की गई है, बहुत लिटरेचर लिख करके, अलग अलग थ्योरीज मैनेजमेंट की लिख करके मैनेजमेंट एक्सपर्ट चले भी गए, गुजर गए, और अभी भी बहुत सारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है ये तो हमें मैनेजमेंट के अंदर दिखता है कि हाँ एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज पहले से ही बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, क्या क्या मैनेजमेंट करते वक्त हमें पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देती है। मैंने जिस तरीके से मैनेज किया दूसरा इंसान भी उसी तरीके से मैनेज करेगा, लेकिन वो अपने हिसाब से मैनेज करेगा। यानी जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ करने के लिए, अगर वही चीज़ वो सोचेगा फिर भी वो डिफरेंस आ जाएगा, बिकॉज उसके करने के स्टाइल में और मेरे करने के स्टाइल में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट में ज़रूर लिखें, वेरी वेरी मतलब चेंज होते रहना, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू इंडिविजुअल कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ओके,
अभी ये रिविजनरी लेक्चर है तो इसलिए ज़्यादा आपको इन डेप्थ में लेके नहीं जा रहा हूँ। मैं ये सोचते हुए आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपने पहले ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, और अगर नहीं भी पढ़ी हुई तो इतना सुन के भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर आप एक रीडिंग भी दे देंगे अपनी बुक को तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, और उसके बाद आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है बस। ओके, तो थर्ड पॉइंट चेक करते हैं इसका, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब मान लो भाई मैं अभी अभी नया नया मैनेजमेंट में आया, मैनेजर बना, और मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू करा। तो अब जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस मुझे मिलता जाएगा, मैं पुराना होता जाऊंगा अपने काम में, तो क्या होगा, मेरी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, और मेरे जो पहले काम गलत हुआ करते थे अब मुझसे कम गलतियां हुआ करेंगी, मेरी क्रिएटिविटी और बढ़ेगी, मेरे पास काम को करने के और नए नए तरीके होंगे। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर आर्ट्स के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि आर्ट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। हाँ, तो उसके बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये जो एग्जिस्टेंस नॉलेज के बारे में बात करते हैं वो साइंस है, तो आर्ट्स और साइंस एक साथ जुड़ गई हैं। अब अगर यहाँ पे साइंस है, यहाँ पे एक भाई साहब है मैनेजर, ठीक है, तो इनके दिमाग में ये नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये नॉलेज होनी चाहिए, और जब वो इसको करेंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग काम में, तो ये जो चीज़ है ये आर्ट्स है। इनके करने के तरीके को ही हम आर्ट बोलेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बारी है प्रोफेशन के बारे में पढ़ने के लिए। बस हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है ये वाला। ओके, तो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओ माय गॉड, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू हम पैसा कमाते हैं, या वो एक्टिविटी जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है। ओके, बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की वीडियोस में ऐसी बातें की हुई हैं वैसे, मैंने एक बार आप देख लेना। ओके, तो प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है कंडक्टेड बाय अ पर्सन। कोई इंसान ही तो करेगा किसी एक्टिविटी को, कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स। तो उसके कुछ स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास कुछ स्किल होने चाहिए, है ना। बिना नॉलेज के, बिना स्किल के तो काम हो नहीं सकता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, ठीक है, तो डॉक्टर जो होते हैं उनके पास स्पेशल नॉलेज होती है ना, कोई स्किल होता है ना। ऐसा थोड़ी ना कोई भी मुंह उठा के आपका ऑपरेशन कर देता है या आपको दवाइयाँ दे देता है। ठीक है, तो उनके पास स्पेशल नॉलेज होती है, तो एक प्रोफेशन है। ओके, यूज्ड इम्पार्शली। ओ माय गॉड, तो प्रोफेशन क्या होता है, इम्पार्शली यूज्ड किया जाता है। अब डॉक्टर के पास कोई जाएगा तो ये थोड़ी ना पूछेगा भाई तुम इंडियन हो या नहीं हो, या फिर कोई और, तुम अमीर हो या गरीब हो, ऐसा कुछ नहीं पूछता। वो इम्पार्शली, बिना भेदभाव के अपने प्रोफेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किस लिए करते हैं? टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी जो हमारे समाज के अंदर अलग अलग तरह के वर्ग हैं, हिस्से हैं, उनकी सेवा करने के लिए। ओके, तो ये तो हो गई प्रोफेशन की डेफिनेशन या प्रोफेशन का मतलब। फिर से बताता हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई इंसान करेगा जिसके पास स्पेशल नॉलेज होगी, स्किल्स होंगे, और वो इम्पार्शल नहीं, बिना भेदभाव के करेगा, ताकि वो सेवा कर सके समाज में अलग अलग हिस्सों की, अलग अलग वर्गों की। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 5 प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, यानी जो भी अभी हमने यहाँ पे स्किल और नॉलेज के बारे में बात करी, जिस इंसान के अंदर ये है, वो वेल डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे डॉक्टर की, और क्या बोले, एक लॉयर की, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो नॉलेज होती है वो वेल डिफाइंड होती है, फिक्स होती है, स्पेसिफिक होती है। हर किसी के पास ऐसी नॉलेज नहीं होती। ओके, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। कल को मुंह उठा के, अब मैं भाई जो गलत काम करते हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर वही कहलाता है जो पढ़ाई करता है डॉक्टरी की। ठीक है, लॉयर वही कहलाता है जो एलएलबी करता है, या जो भी लॉ के कोर्सेज है वो करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए वही कहलाता है जो सीए का कोर्स करता है। सिंपल। तो एंट्री कब मिलती है? जब आप पढ़ने के बाद आपको एक अच्छी एंट्री मिलती है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड है, हर कोई नहीं बन सकता एक प्रोफेशनल। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन पता चल गया आपको, रोक लगा दी है एंट्री पे। कैसे रोक लगाई है? कि एक एजुकेशनल डिग्री लो तब आपको क्या कहते हैं, इस प्रोफेशन में एंट्री मिलेगी। दैट्स इट। प्रोफेशनल एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब संगठन। ठीक है, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं डॉक्टर के लिए, तो डॉक्टर्स को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करती है, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है।
ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स को रिकॉग्नाइज करती है और उनको रिप्रेजेंट करती हैं। अगर मैं बात करूं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है। ठीक है। इनके अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं जो कि आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो फंक्शन के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। 3 फंक्शंस हैं इनके। 3 फंक्शन क्या क्या है? रेगुलेट, एंट्री, यानी यही जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे ना एंट्री, कौन कर रहा था? यही कर रहे थे। ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है ये बताएंगे कि भाई तुम एग्जाम पास कर गए, तुम्हें डिग्री हम देंगे। तो ये रेगुलेट करते हैं, ये हिसाब किताब लगाते हैं कौन आएगा इस प्रोफेशन में, कौन नहीं आएगा। ओके। सेकंड नंबर पे आता है ग्रांट सर्टिफिकेट। अब जैसे कोई डॉक्टर है, वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको सर्टिफिकेट देगी प्रैक्टिस करने के लिए कि हाँ भैया तुम अपना क्लिनिक खोल सकते हो और लोगों को दवाइयाँ दे सकते हो। ठीक है। तो इसको भी रेगुलेट करने के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। और कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट करती है प्रोफेशनल एसोसिएशन। कोड ऑफ कंडक्ट सीधे सीधे बताएं, ये होते हैं रूल एंड रेगुलेशन। चौथा पॉइंट वही है, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है। तो हर प्रोफेशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। हिंदी में बोलते हैं इसको आचार संहिता। ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल एंड रेगुलेशन। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बिना रूल और रेगुलेशन के कोई भी प्रोफेशन काम कर लेगा। तो रूल और रेगुलेशन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि किसी भी प्रोफेशन के बिहेवियर को गाइड किया जा सके कि एक डॉक्टर को कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आती हैं। एक लॉयर को कैसा बिहेव करना चाहिए, सारी चीज़ें आती हैं। ओके। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है सर्विस मोटिव। कोई भी प्रोफेशन तभी प्रोफेशन कहला सकता है जब उसका एक सर्विस मोटिव हो। अगर देखो भाई डॉक्टर का अगर एग्जांपल है तो वाकई में डॉक्टर जो भी करते हैं अपना घर चलाने के लिए पैसा कमाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उनका मेन मकसद ये होता है कि कोई भी अगर मरीज़ है, कोई मर रहा है तो उसकी जान बचाना। ये आपने कई बार सुना भी होगा। ठीक है। तो अब बारी है मैनेजमेंट को टेस्ट करने की, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? तो वही जो 5 इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोफेशन की, उसको हम मैनेजमेंट की आंखों में देखेंगे। क्या मिल पाती हैं? मिल जाती हैं तो भाई बहुत बढ़िया, नहीं मिलती तो भाई वो प्रोफेशन नहीं है। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, तो हम बात करते हैं इसके बारे में। तो हाँ भाई, मैंने भी बताया कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत करके एक नॉलेज क्रिएट करी है, बहुत सारे क्या कहते हैं रूल प्रिंसिपल्स बनाए हैं मैनेजमेंट के लिए। तो हाँ, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट है। तो प्रोफेशन का ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको दिख गया होगा। अब बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के अंदर हमने बात करी थी कि भाई कोई आपको एजुकेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी। जैसे सीए करने के लिए आपको सीए की डिग्री चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस जैसी कोई डिग्री चाहिए, लॉयर बनने के लिए एलएलबी की डिग्री चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट के लिए ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है कि भाई मैनेजर तो आप कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो भाई ये जो करेक्टरिस्टिक्स है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अब आगे बात करते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन के बारे में। तो एज सच तो कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजमेंट के लिए नहीं है। वैसे एक है जिसको हम प्यार से बोलते हैं आयमा। आयमा का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। लेकिन एक मैनेजर बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप इसके मेंबर हों। तो फिर भैया ये तो प्रोफेशनल एसोसिएशन वाली बात फीलिंग आ नहीं रही है। ठीक है। तो यहाँ पे भी कच्चा पक्का हिसाब किताब है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कैरेक्टरिस्टिक है वो फुलफिल नहीं हो पाया। अब बात करते हैं इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। हाँ जी, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे ऐसा है तो सही कि मैनेजमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए, अच्छे से बिहेव करना चाहिए, लेकिन कोई इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं है। और सर्विस मोटिव के बारे में बात की जाए तो हाँ, सर्विस मोटिव होता तो है, बिल्कुल होता है। तो हम बिना किसी हेजिटेशन से कह सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट सर्विस मोटिव के साथ ही सारे काम करता है। अब अगर हम कंक्लूजन पे आए तो कंक्लूजन कहता है कि मैनेजमेंट फुलफिल्स सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इन इंडिया। सॉरी, मैंने कुछ मिक्स कर दिया। तो मैनेजमेंट क्या है? फुलफिल्स सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ जी, पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट एंड देन थर्ड। तो मैनेजमेंट फुलफिल करता है लेकिन थोड़े बहुत, सारे नहीं, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं। तो हम क्या कहें भाई, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इन इंडिया इज स्टिल
इट्स इनफेंसी, इनफेंसी का मतलब बाल रूप, शिशु रूप, ये बिल्कुल छोटा है। मैनेजमेंट अभी विकसित हुआ ही नहीं है इंडिया के अंदर इतना, ठीक है। तो पूरी तरह से तो ये मैनेजमेंट है ही नहीं, बस अभी स्टार्ट हुआ है ये प्रोफेशन की तरफ बढ़ना। तो लेकिन इसकी जो डेवलपमेंट स्पीड है वो स्लो है। तो आई होप समझ में आ गया आपको। ओके, तो बताना कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी आपका प्यार है जो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी करना चाहें। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।